Greetings everyone, welcome to the channel. In this particular video, I am going to discuss with you Arbitration and Conciliation Act 1996. Most of the time what we have seen is that students को ये वाला particular act काफ़ी कठिन लगता है, right? And in this particular act, what we are going to discuss is कि हम section by section इस particular act को आपके सामने break करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है, पहले तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के बारे में आपको जो कुछ भी पहले से पता है, सो वट एवर सो फार यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट, आपको इसको फ्लश कर देना है और यहाँ पे फ्रेश माइंड के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बैठना है। अब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और याद रखिएगा इसमें आपको टू एन एक्सटेंट CPC जो है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है, उसमें जब भी हम किसी को जब जजमेंट को एनफोर्स कराने के लिए जजमेंट एनफोर्समेंट के जो प्रावधान दिए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, वो आर्बिट्रेशन में भी लागू होते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड को भी एनफोर्स कराने के लिए समटाइम्स आपको CPC के रूट को चूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले सेक्शंस को एक्ट का ब्रेकअवे देख लेते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस जो है वो पूरी तरीके से हमें बताता है कि इस एक्ट को डिज़ाइन कैसे किया गया है। सो आप इस एक्ट में देखेंगे ये अनएडल्टरेटेड, मतलब बिल्कुल भी किसी तरह का संशोधन इसके सामने आपके सामने नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 87 सेक्शंस हैं टोटल। देयर आर 87 सेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड देयर आर 7 शेड्यूल्स। अब आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट में जो हम बात करें शेड्यूल्स की, तो ये आम शेड्यूल नहीं है, ये कोई लिस्ट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, राइट। अब अगर आप ब्रेकअवे करने की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले जो चैप्टर है दैट इज दिस पर्टिकुलर एक्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इट इज फोकसिंग ऑन इज द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के अंदर पहले जनरल प्रोविजंस हैं, फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बताएगा, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के बारे में आपको बताया है, उनके जुरिस्डिक्शन के बारे में है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स किस तरीके से की जाती हैं। आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट आर्बिट्रल अवार्ड किस तरीके से दिया जाएगा और प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कराने के लिए क्या पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी मैंडेट है। एंड लास्ट में आर्बिट्रल अवार्ड का रिकॉर्ड्स एंड फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने देखा, और अपील्स और मिसलेनियस। सो दैट इज लाइक कंप्लीटली टेलिंग यू फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 43J यू विल कम टू नो दैट दिस इज आर्बिट्रेशन एक्ट। याद रखिएगा 2015 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को अमेंड भी किया गया है। तो कहाँ कहाँ वो अमेंडमेंट्स हुए हैं और किस तरीके से उसका एनफोर्समेंट डेट एंड ऑल हमको याद रखना चाहिए, वो मैं आपको सेशन के दौरान बताऊंगा। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टार्टिंग के 15 to 20 सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर लेक्चर के कई सारे पार्ट्स हैं। सो आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, जितना बताऊंगा जैसा बताऊंगा लिखते जाइएगा। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। पार्ट 2 में बात करें, इस एक्ट के पार्ट 2 में बात करें तो यहाँ पे फॉरेन अवार्ड्स के ऊपर बात हो रही है कि किस तरीके से फॉरेन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन जो होता है उसके चीज़ों को एनफोर्स कराना रहे, क्या वो इंडिया पे लागू होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बात किया गया है। जिसमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन आप देखते हैं, जेनेवा कन्वेंशन आप देखते हैं, और उसके बाद थर्ड पार्ट है इस पर्टिकुलर एक्ट का जिसमें कंसिलिएशन के बारे में आपको बताया गया है। और पार्ट 4 में देयर आर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस, जहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी सेक्शन 82 एंड 83 कम्स टू आवर रेस्क्यू। सो दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ द इंटायर एक्ट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर एक्ट में देर आर 3 पार्ट्स दैट वी हैव टू स्टडी एंड ऑल द मोर पार्ट 1 इज वेरी वेरी वॉल्यूमिनस। Coming to the very first part, the definition clause. So first of all, let us quickly go through the, you can say, the preamble, the purpose of this particular act, what was the objective. Also along with this act, you need to remember before I begin that this particular act was subsequently amended in 2019, and in 2019 act, retrospectivity of arbitration and conciliation act that was introduced in 2015 was done away with। यानी इसको क्या कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। retrospectivity of the arbitral awards and all of that act was set aside in the 2019 amendment. So this is the very basic of this particular act. Also this particular act was introduced by way of ordinance in 1996. First of all, president के आदेश से एक ordinance बनता है। 16 अगस्त 1996 को इसको प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है, प्रेसिडेंट्स एसेंट मिल जाता है, राइट। याद रखिएगा ये प्रेसिडेंट्स एसेंट, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, या इंटरनेट पे भी आपको बहुत ईजिली नहीं मिलेगा। 16 अगस्त 1996 को इसको राष्ट्रपति का
हस्ताक्षर मिल जाता है, ये एक्ट कंप्लीट हो जाता है और इसको एनफोर्स कर देते हैं 22 अगस्त 1999 6 तक, क्योंकि ये इस तारीख को ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाता है। तो याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर एक्ट को तब तक इनैक्टेड नहीं माना जाता है जब तक कि वो ऑफिशियल गैजेट में ना आ जाए और उसमें कोई सरकार इनैक्टमेंट डेट ना बता दे। तो यहाँ पे आपको सिंपली दिखाई देगा, दिस पर्टिकुलर एक्ट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है, एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स है, और यहाँ पे आपको कंसिलिएशन के कंटेक्स्ट में जो कानून है उसको भी डिफाइन करने की बात की जा रही है, और कोई भी मामला जो इंसिडेंटल देयर टू है या कनेक्टेड है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन से। अब ये यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूनसिट्राल के बेसिस पे बनाया गया है, जो कि 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने अग्री किया था। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने सभी देश को रिकमेंड किया है कि इस मॉडल लॉ के आधार पे ताकि हम यूनिफॉर्मिटी ला सकें अक्रॉस आर्बिट्रेशन लॉ अक्रॉस ऑल कंट्रीज, प्लीज अपनी कंट्री में एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाइए। एंड देयरफॉर यूनसिट्राल हैज अडॉप्टेड द यूनसिट्राल conciliation rules in 1980, and the General Assembly of UN has also recommended that we want to bring यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि इंटरनेशनल कॉमर्शियल रिलेशंस जो हैं बहुत हद तक प्रभावित होते हैं और उनका एमिकेबल सेटलमेंट डिस्प्यूट का रिकोर्स टू कंसिलिएशन के माध्यम से होना ज़रूरी है। इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होना ज़रूरी है यहाँ पे, राइट? So this model rules and laws make significant contribution to the establishment of a unified legal framework. That's good, that's okay for the fair and efficient settlement of disputes. And whereas it is also expedient to make law respecting arbitration and conciliation, taking into account the aforesaid model laws and rules. So very first important fact that you need to remember is that with respect to international commercial arbitration, the law that was made was UNCITRAL in 1985. And with respect to conciliation, it was in 1980, and Arbitration and Conciliation Act to an extent adopts all of that, right? Now coming to the preliminary part. So सबसे important है, this act extends to the whole of India and it shall come into force on such date as the central government by notification in the official gazette may appoint. So here you will find in the official gazette 22nd August 1996 is the date where this particular act was notified in the Gazette of India, and that is the enforcement date. And president का assent किसको कब मिला? 16 अगस्त को। ये तारीख याद रखिएगा, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन पार्ट। सो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन? नाउ आर्बिट्रेशन मीन्स any type of arbitration whether or not administered by permanent arbitral institution. So हर तरह के आर्बिट्रेशन को ये यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कर रहा है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है अगली डेफिनेशन है, जो कि सेक्शन 7 में आपको बताया गया है। किसी भी तरह का एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 7 के हिसाब से है, दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट विल बी कंसीडर्ड टू बी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। नाउ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में दो चीज़ें जान लीजिएगा कि आर्बिट्रेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी हो सकता है, और आर्बिट्रेशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया, उसमें एक क्लॉज ऐड किया जिस पे इन्होंने लिखा साफ साफ कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम पूरे मामले का निस्तारण आर्बिट्रेशन के माध्यम से करेंगे, तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज एक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है बाय द वर्च्यू ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। रिमेंबर दिस। मूविंग अहेड, आर्बिट्रल अवार्ड मतलब होता है इंटरिम अवार्ड भी। सो आर्बिट्रल अवार्ड इज कंसीडर्ड टू बी लाइक द जजमेंट एंड इट इज लार्जली कंसीडर्ड टू बी फाइनल, राइट? फाइनल एंड नॉन अपीलेबल एंड ऑल ऑफ दैट। अगर उसी दौरान आर्बिट्रेशन के जजमेंट यानी आर्बिट्रेशन का फाइनल वर्डिक्ट देने के पहले भी किसी तरह का अंतरिम अवार्ड आपके पक्ष में दिया गया तो वो भी आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर आता है। फिर उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब यह है कि आर्बिट्रेशन कराने वाला सोल आर्बिट्रेटर होता है, सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, जहां पे 3 आर्बिट्रेटर्स के कंटेक्स्ट में इस पर्टिकुलर एक्ट में बात की गई है। अच्छा, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है, याद रखिएगा, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के माध्यम से होना चाहिए।
अगर पार्टीज़ ने आपस में डिसाइड कर रखा है कि फला फला व्यक्ति या फली जगह पे इस जगह पे जाके हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराएंगे, तो उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाय कंसेंट बोला जाएगा। मान लीजिए दोनों पक्ष आपस में किसी तरह का आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ पे रेलेवेंट जगहों पे जहाँ पे इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है वहाँ सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद करेगा, वो बना के देगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी रेस्पेक्ट करता है आर्बिट्रेशन क्लॉज की। और अगर कहीं पे मामला अगर डोमेस्टिक है और मान लीजिए कि कंपनीज इन्वॉल्व्ड हैं, तो हाई कोर्ट वुड बी द राइट फोरम टू पर्टिकुलरली फ्रेम दिस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस बड़े मामलों में आता है। सिविल कोर्ट ऑर्डिनरी नेचर का भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, बट ओनली इन दोज केसेस वेयर देयर इज नो म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज फॉर फॉर्मिंग एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट दैट रियली कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी सिंपल लॉ एंड यू विल फाइंड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस so that we can read this particular section and I can explain it to you कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और कोर्ट। देखिए दोनों की डेफिनेशन अगर अलग अलग की है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और कोर्ट जो हैं दोनों अलग अलग हैं। कोर्ट के अंदर इसने बताया है दो तरह के कोर्ट्स, राइट। इन द केस ऑफ एन आर्बिट्रेशन अदर दैन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब यही हो सकता है कि एक पार्टी जो है, एक पक्ष जो है, ये फॉरेन गवर्नमेंट है या फॉरेन कंपनी है या कोई भी इंडिविजुअल जो फॉरेन इंडिया के बाहर है। द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, अगर हम बात करें अदर दैन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन में, आप इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, ठीक है, तो सिंपल करने के लिए हम कह रहे हैं कि जहां पे आर्बिट्रेशन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के नेचर का है, द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट, वो कोर्ट कहलाएगा द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द हाई कोर्ट in exercises of its ordinary original civil jurisdiction, having jurisdiction to decide the questions forming the subject matter of the arbitration। यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन जहां पे सिचुएटेड है वहां का सिविल कोर्ट, और वो सिविल कोर्ट जिस हाई कोर्ट के अंडर आता है वो भी फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इफ द सेम हैड बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट बट डज नॉट इंक्लूड, किसी तरह से नहीं इंक्लूड करता है सिविल कोड ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू सच प्रिंसिपल सिविल कोड और एनी स्मॉल कॉज कोर्ट। याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस नहीं आते आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, उनको कोर्ट नहीं कंसीडर किया जाता, दे आर नॉट द रेलेवेंट कोर्ट। और कोई भी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट यानी मेन सिविल कोर्ट के अलावा जो भी नीचे के कोर्ट्स हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कोर्ट। अब प्रिंसिपल सिविल कोर्ट क्या हो सकता है? जिला कोर्ट, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिला कोर्ट, राइट। अब बात करें इन केस ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन तो क्या होता है? हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन हैविंग जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चंस फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन इफ द सेम हैड बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट एंड इन अदर केसेस अ हाई कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू हियर अपील्स फ्रॉम डिक्रीज ऑफ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दैट हाई कोर्ट, राइट। सो इन दिस यू विल फाइंड दैट इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के कंटेक्स्ट में जो कोर्ट है दैट इज द हाई कोर्ट इन exercise of its ordinary civil jurisdiction. What is international commercial arbitration? Means an arbitration relating to the disputes arising out of legal relationships, whether contractual or not, right? Considered as commercial under the law in force in India, where at least one of the party is 1, 2, 3, 4. There are 4 set of conditions before us that we are going to check. The 4 set of conditions are that कब कहते हैं? जहां पे एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी शुड बी एन इंडिविजुअल हु इज अ नेशनल और हैबिचुअली रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री, बाहर कहीं रहने वाला, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी जिसकी स्थापना, जिसका गठन इंडिया के बाहर किया गया है, एन एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो इंडिया के बाहर होता है, या फॉरेन कंट्री की कोई भी सरकार, फॉरेन कंट्री की कोई भी सरकार जो है वुड बी कंसीडर्ड बेसिकली for the purpose of this particular act, that particular thing would be considered as a international commercial arbitration. Are you getting this? तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड है, एक कंपनी इन्वॉल्व्ड है, एसोसिएशन यानी पार्टनरशिप फर्म्स और इस तरह की चीज़ें जिनका सेंट्रल मैनेजमेंट और जिनका कंट्रोल बाहर है, या फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग दिस? सो दीज आर द पार्टीज कंसिडर्ड। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, मीन्स अ पर्सन who in law represents the estate of a deceased person, ठीक है, मृतक व्यक्ति के संपत्ति को रिप्रेजेंट करने वाला, और ऑल्सो includes any person who intermeddles with the estate of the deceased where a party acts in representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so acting,
यहाँ पे एस्टेट इन्वॉल्व किया गया है और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई भी रिप्रेजेंट करने वाला या मृतक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले को हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। पार्टी मतलब कोई भी पार्टी जिन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया है। दिस पार्टी शैल अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। दिस पार्ट शैल अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया, प्रोवाइडेड दैट subject to an agreement to the contrary, the provision of section 9, 27, clause A of subsection 1 and subsection 3 of section 37 shall also apply to international commercial arbitration। यानी कि पार्ट 1 जो है वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पे है, पर उसमें सेक्शन 9, सेक्शन 27 राइट और सेक्शन 37 का सबसेक्शन 1 क्लॉज A और सेक्शन 37 का सबसेक्शन 3 ये सब आपको दिखाई देगा कि 9, 27, 37 इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन पे भी लागू होते हैं। इवन इफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया, राइट, even if the place of arbitration is outside India and an arbitral award made or to be made in such place is enforceable and recognized under the provision of part 2 of this particular act। सो बेसिक सा सवाल आपके दिमाग में आना इस समय लाजमी है कि आप सोच रहे होगे कि ये सेक्शन 9, सेक्शन 27 और सेक्शन 37 फिर आफ्टर ऑल है क्या, और यहाँ पे आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, मान लीजिए अगर कोई पक्ष है जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में है पर उसने कहा कि हम सिंगापुर जाके आर्बिट्रेशन करवाएंगे, हम एक फॉरेन प्लेस में जाके आर्बिट्रेशन करवाएंगे, और आर्बिट्रेशन के प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन पे दोनों पक्षों का सहमति था, तो उन्होंने कहा कि हम बाहर जाके आर्बिट्रेशन कराएंगे। तो अगर बाहर जाके आप आर्बिट्रेशन करा रहे हैं तो भी इस पर्टिकुलर एक्ट के 3 सेक्शंस आप पे लागू होंगे। सेक्शन 9 जो कि इंटरिम मेजर्स, इंटरिम अवार्ड्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 27 की बात करें हम तो सेक्शन 27 एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं ताकि कोर्ट आपको असिस्ट करे एविडेंस सीक करने में, और एविडेंस सीक करने में आपको पता है कि आपको सामने वाले को समन इशू करना पड़ेगा, कंपेल होना पड़ेगा कि विटनेस की तरह अपीयर हो, डॉक्यूमेंट पेश करे। अब एक आर्बिट्रेटर के पास इतना पावर तो हो नहीं सकता है, तो आप कोर्ट की मदद वहाँ पे लेते हैं। सेक्शन 27 उस जगह आपकी रेस्क्यू के लिए आता है। और सेक्शन 37 में हम बात करें तो सेक्शन 37 में जब भी आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट कोई हमें अपील डालनी है और हम सहमत नहीं हैं आर्बिट्रल अवार्ड से और हमें अपील डालनी है तो वो उस जगह पे भी लागू होगा। तो ये 3 तरह के सेक्शन है जो आपके सामने ज़रूरी हैं। दिस पार्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी अदर लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ विच सर्टेन डिस्प्यूट्स मे नॉट बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन। यानी यहाँ पे साफ साफ आपसे कह रहा है, एक्सक्लूसिविटी दे रहा है सेक्शन 3 में, सबसेक्शन 3 में, और आपसे यहाँ पे कह रहा है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में कह रहा है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा लॉ है हमारे कंट्री में जो कि ये कहता है कि पर्टिकुलर डिस्प्यूट हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलह नहीं करवा सकते, तो ये पर्टिकुलर एक्ट उस ऐसी जगह पे लागू नहीं होगा। याद रखिएगा, लॉ इन फोर्स का होना ज़रूरी है, राइट। तो इसका मतलब अगर कोई डिस्प्यूट सीधे सीधे कोर्ट ने कह दिया है, पार्लियामेंट ने कह दिया है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कह दिया है कि दिस मैटर विल नॉट बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन, देन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट वहाँ पे इन्वोक नहीं की जाएगी। दिस पार्ट एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 40, सेक्शन 41 एंड 43। अब इसको हम एक बॉक्स में बना लेते हैं बिकॉज अगर जैसे ही इन पर्टिकुलर सेक्शंस को अलग कर रहा है एक्ट तो हमारे लिए पर्टिकुलर सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो गए। दिस पार्ट एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 40, सेक्शन 41 एंड 43 शैल अप्लाई to every arbitration under any other enactment for the time being in force as if the arbitration were pursuant to an arbitration agreement and as if that other enactment were an arbitration agreement, except insofar as the provisions of this part are inconsistent with that other enactment or with any other rules made thereunder। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा ये सेक्शन, बट है बहुत सिंपल सी बात समझिए। यहाँ पे आपको वर्ड यूज़ करा है अदर इनैक्टमेंट, है ना। अदर इनैक्टमेंट का मतलब क्या हो सकता है। अब देखिए सेक्शन 40, 41 और 43 पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंट के केस में, डिसीज पर्सन के केस में किस तरीके से आर्बिट्रेशन अवार्ड का इन्फोर्समेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड के पहले डिसीज्ड हो जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बस इतना सिंपल सा समझना है कि अगर कोई दूसरा कोई इनैक्टमेंट है अदर देन दिस, अगर कोई लॉ है मान लीजिए और वो पर्टिकुलर लॉ में आर्बिट्रेशन के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिएगा, अगर कोई और लॉ है जिसमें आर्बिट्रेशन के ऊपर बताया गया है कि मान लो किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन इस तरीके से होगा, तो वहाँ पे आर्बिट्रेशन एक्ट जो है उस पर्टिकुलर में देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन सो फार
as the provision of this part are inconsistent with that other enactment or with any rules made thereunder। यानी अगर मान लीजिए कुछ स्पेशल चीज़ें उसमें कही गई हैं कि ये आर्बिट्रेशन में इस तरह के नियम कानून फॉलो किए जाएंगे। अभी मैं एग्जैक्टली आपको एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ, बट आप समझिए कि कोई अगर दूसरा इनैक्टमेंट है जो कि उस पर्टिकुलर विशेष रूप से आर्बिट्रेशन उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर जो भी डिस्प्यूट होगा कैसे किया जाएगा ये बताया गया है, तो वहाँ पे आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 के प्रोविजंस जो हैं वो लागू नहीं होंगे। अदरवाइज कह रहा है कि ये दिस पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट जो है पूरा का पूरा एक्सेप्ट दीज सेक्शंस 40, 41 और 43 ये पूरी तरीके से लागू होंगे हर आर्बिट्रेशन में, एवरी आर्बिट्रेशन जो किसी भी अदर इनैक्टमेंट अदर लॉ के अंदर किया जा रहा है, मानो उसी तरीके से जैसे कि वो लॉ इस पर्टिकुलर एक्ट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपके दिमाग में, इसीलिए सबसे पहले तुरंत हम आपको लेके चलेंगे सेक्शन 7 की तरफ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आफ्टर ऑल होता क्या है जो बार बार इस एक्ट में डिस्कस किया जा रहा है। तो चैप्टर 2 में सेक्शन 7 में देखिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब है कोई भी एग्रीमेंट जो कि पार्टीज़ ने बाय द पार्टीज सबमिट टू आर्बिट्रेशन सारे या सर्टेन डिस्प्यूट्स, यानी पार्टीज़ के अंदर डिस्क्रिशन है कि वो कोई भी डिस्प्यूट हो, पर्टिकुलर डिस्प्यूट या कोई भी डिस्प्यूट, ऑल द डिस्प्यूट्स दे कैन पुट फॉरवर्ड फॉर सेटलमेंट थ्रू आर्बिट्रेशन विच हैव अराइजन और विच में अराइज जो हो चुके हैं या हो सकते हैं बिटवीन देम इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। आर यू गेटिंग दिस? सो इट डज नॉट मीन दैट कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर ही सब चीज़ होगी, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं भी है तो भी आर्बिट्रेशन, ऐसा नहीं है कि इशू अराइज होने के बाद आर्बिट्रेशन हो। अगर लग रहा है कि इशू अराइज हो सकता है तो उसलिए भी उसमें भी सुलह कराने के लिए आप पहले से आर्बिट्रेशन करा सकते हैं, राइट। सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की परिभाषा बहुत सिंपल है, किसी भी तरह का एग्रीमेंट है जहाँ पे पार्टीज़ ने अपने कुछ इश्यूज़ या सभी तरह के इश्यूज़ आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलह करने की बात की गई है। ऐसे इश्यूज़ जो अराइज हो चुके हैं या जो अराइज हो सकते हैं एक डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप में। अब ये लीगल रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल हो, राइट। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अलग से क्लॉज जोड़ दिया जहाँ पे आर्बिट्रेशन की बात की गई, या हमने एक अलग से आर्बिट्रेशन का सेपरेट एग्रीमेंट भी बना दिया, वहाँ पे भी उसको हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट मस्ट बी राइटिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओरल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स का कोई भी स्कोप, कोई एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में है इफ़ इट इज़ कंटेंट इन दीज फॉर्मेट। एक डॉक्यूमेंट है जिसको सभी लोगों ने साइन कर रखा है, याद रखिएगा, अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज। इट मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, मान लीजिए किसी तरह के लेटर्स, टेलेक्स या टेलीग्राम्स or other means of telecommunication including communication through electronic means which provide a record of the agreement. Now this is very important because this is very confusing और यहाँ पे बहुत सारे previous year questions जो हैं वो बनते हुए समझ में आएंगे। दो पक्ष है A और B, आपस में इन्होंने ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को अपनी मंशा जताई है जहाँ पे वो इशू को आर्बिट्रेशन के माध्यम से ख़त्म करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। तो क्या आप उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मानेंगे? इस तरह का क्वेश्चन आया था, क्या आप उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मानेंगे? तो देखिए सेक्शन 7 का सब सेक्शन 4 क्लॉज बी जो है ये दर्शाता है कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से किए गए कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम्स या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से किया गया, जो कि उस एग्रीमेंट का रिकॉर्ड दर्शा सके, वो क्या होगा? वो माना जाएगा एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर आगे क्लॉज सी आपको समझाता है। क्लॉज सी फर्दर गोज ऑन टू एक्सप्लेन यू दिस, एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट, of claim and defense in which existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other.
मान लीजिए दोनों तरह के प्रमाण आपके पास नहीं है, एक आर्बिट्रेशन का कोई साइंड डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, पर आप कह रहे हो कि यार आर्बिट्रेशन के लिए अग्री किया था। मान लीजिए आपके पास किसी तरह का कोई ईमेल रिकॉर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे कलाकारी देखिए, वकालत की कलाकारी ये है कि आपको सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 का सब सेक्शन सी समझना पड़ेगा। आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को शेयर करिए पार्टीज़ के साथ, सामने वाली पार्टी के साथ कुछ इस तरह के बयानबाजी करिए जहाँ पे आप अपना क्लेम जो है जस्टिफाई कर रहे हो या आप अपना डिफेंस बता रहे हो उसको, और आप उसको बता दें कि हमने सेटल किया था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के थ्रू, आर्बिट्रेशन के माध्यम से हम इस चीज़ को सेटल करेंगे, और आपने ये चीज़ स्टेट करी, सामने वाले ने इस चीज़ को अपने रिप्लाई में डिड नॉट डिनाई स्पेसिफिकली। तो वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन अपने आप में एक सबूत बन जाएगा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन क्लॉज इनके बीच में एग्जिस्ट करता था। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ कम्युनिकेशन के थ्रू हो जाए। आर यू गेटिंग दिस राइट? In which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other. Very important and very सटीक, right? Subsection 5 की बात करते हैं. The reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference is such as to make that arbitration clause was a part of the contract, right? आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में किसी रेफरेंस की बात कर रहे हैं, टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूट्स एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपके बीच में नहीं हुआ है, लेकिन आपने जो अभी फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट किया सामने वाली पार्टी के साथ, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आपने रेफ़र किया है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन किया गया है, उसको भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत माना जाएगा इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड द रेफरेंस इज सच एज द आर्बिट्रेशन क्लॉज वाज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से एक पार्टी जो है आर्बिट्रेशन कराने में यू कैन से अग्री नहीं है और वो सीधे कोर्ट चली जा रही है अपने क्लेम्स और अपने डैमेजेस मांगने के लिए, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइड दिया हुआ है। यानी एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में हो, इम्प्लिसिट फॉर्मेट में हो, स्टेटेड हो, अनस्टेटेड हो, बट म्यूचुअली अग्रीड होना चाहिए और राइटिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। वो सभी चीज़ जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है या कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है। समझ में आया? तो वो सब चीज़ों को आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर एक्ट। क्या आपको समझ में आया? देखिए, अब आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको इस वीडियो को पॉज करके साइमल्टेनियसली बेयर एक्ट खोल के उस सेक्शन को रीड करना पड़ेगा। मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में तोड़ रहा हूँ चीज़ों को ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब सब सेक्शन 5 की बात करें, सेक्शन 2 के अंदर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 4 and save in so far as otherwise provided by any other law for the time being in force or in any agreement in force between India and any other country or countries, bilateral treaties की बात कर रहा है, this part shall apply to all arbitrations and all proceedings in relating thereto, right? Provisions of subsection 4 जहाँ पे सेक्शन 40, 41, 43 को अलग कर दिया है, मतलब कि ये सभी पे लागू होगा एक तरीके से। Where this part, except in section 28, leaves the parties free to determine a certain issue, that freedom shall include the right of the parties to authorize any person, including an institution, to determine that issue. Are you getting this? देखिए ये क्या कह रहा है सब सेक्शन 6, कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए सेक्शन 28 को हटा दें हम, अगर पार्टी खुले थे, दे वर ओपन एंड फ्री टू डिटरमाइन एनी सर्टेन इशू, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास ये भी फ्रीडम है कि एक पर्टिकुलर पार्टी ऑथराइज कर सकती है अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को, किसी और इंस्टीट्यूशन को, ताकि उस इशू का डिटर्मिनेशन प्रॉपरली किया जा सके। अगेन यहाँ पे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को टीथ मिल रहा है सो दैट दे कैन बी एनफोर्स्ड, राइट? एन आर्बिट्रल अवार्ड मेड अंडर दिस पार्ट शैल बी कंसीडर्ड एज अ डोमेस्टिक अवार्ड। याद रखिएगा, आर्बिट्रल अवार्ड कैन नॉट बी कंसीडर्ड एन इंटरनेशनल, इट शैल बी ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ डोमेस्टिक अवार्ड, राइट? Now this particular two subsections we are going to complete in this, where this part refers to the fact that the parties have agreed or they may agree or in any other way refers to an agreement of the parties, that agreement shall include any arbitration rules referred to in that agreement. So this particular section simply says कि किसी भी तरीके से उन पार्टीज़ ने आपस में कम्युनिकेशन किया है और वहाँ पे वो अग्री कर रहे हैं या अग्री कर सकते हैं किसी भी तरीके से आर्बिट्रेशन के नियम को डिसाइड करते हुए कि ऐसी सी चीज़ हम करेंगे, तो वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है इसी पार्ट के अंदर इंक्लूडेड माना जाएगा।
याद रखिएगा इस चीज़ को। वेयर दिस पार्ट अदर देन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 25 और क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 32 refers to a claim, it shall also apply to counter claim, and where it refers to a defense, it shall also apply to a defense to that counter claim. तो claims, counter claims और counter claims का defense, ये सब के ऊपर where this part, right? Where this part other than clause A section 25 and clause A of subsection 32 refers to a claim, it shall also apply to counter claim. तो क्लेम्स पे लगेगा, काउंटर क्लेम्स पे लगेगा और काउंटर क्लेम के डिफेंस पे भी ये पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन क्लॉज लगेगा। सो इस 30 मिनट्स में हमने सेक्शन 2 पर्पस, एनफोर्समेंट और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं वो डिस्कस किया है। अब हम बात करें ज़रा सेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन 4 की, जो कि हमें प्रिसाइसली बता रहा था कि यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि कुछ जगह पे, राइट, ये आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन एक्ट नहीं लागू होगा। तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर बात है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर बात है, मान लीजिए सक्सेशन से रिलेटेड है, टाइटलशिप ऑफ पर्टिकुलर लैंड के ऊपर बात है कि ज़मीन का मालिक कौन है, इसके ऊपर अगर बात है, किसी कंपनी की इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी की पोजीशन पे बात है, तो उस तरह के मामले जो हैं वो आर्बिट्रेशन पे नहीं किए जा सकते। व्यक्ति के गार्जियनशिप की बात है, राइट, वसीयत की बात है, तो इन सभी चीज़ों पे किसी तरह का सुलह, एक्चुअली सुलह ही हो गई, आर्बिट्रेशन एक्ट लागू नहीं होता है। ये कहाँ पे दिया हुआ है? दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑलरेडी गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 एज वेल एज सबसेक्शन 4, राइट। तो सबसेक्शन 3 जो है वो एक्सक्लूसिविटी देता है कि कहाँ कहाँ पे आपका ये आर्बिट्रेशन एक्ट लागू नहीं होगा, और सबसेक्शन 4 की बात करें, अंडर एनी अदर इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एज इफ द आर्बिट्रेशन वर परसुएंट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये कहता है कि बाकी सब जगह पे आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। So that's all. Do not forget to watch the part 2 of this, where we are going to discuss more fundamental features and we are going to continue from basically section 3.